नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मैथ्स की क्लास में बात करने वाले हैं भाज्य, अभाज्य और एलसीएम एचसीएफ की। हम लोगों ने अभी तक के मैथ्स की क्लास में मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बात की थी। नंबर सिस्टम का अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका भाज्य, अभाज्य, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। आपके डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उसमें ज़्यादातर जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम के ही हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका भाज्य, अभाज्य, एलसीएम, एचसीएफ। अगर यहाँ पे बात की जाए भाज्य की, तो भाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएँ जिनमें किसी न किसी दूसरी संख्या से पूरा का पूरा भाग चला जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 9। आपसे पूछा जाए 9 एक भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट, तो यहाँ पे 9 जो है ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें 3 का भाग चला जाता है, पूरा पूरा 3 बार में ये कट हो जाती है। इसी तरीके से देखा जाए अगर हम लिख दें यहाँ पे 7, तो 7 देखिएगा क्या 7 किसी से कट होगा? तो 7 में या तो 7 से ही भाग जाएगा या 1 से जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी किसी से हम 2 से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कट होगा, 3 से भाग देंगे तब भी ये पूरा पूरा नहीं कट होगा, 4 से देंगे तब भी नहीं कट होगा, 5 से 6 से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 केवल 7 और 1 से ही कट रहा है। जबकि 9 की अगर बात की जाए तो 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। यानी कि 9 को हम कट करने की बात करेंगे तो 9 से, 1 से और 3 से, तीनों से हम कट कर सकते हैं। लेकिन जब हम 7 की बात करेंगे तो 7 को केवल 7 और 1 से कट सकते हैं। तो यहाँ पे 9 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1, 3 और 9, जबकि 7 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 7। तो इसीलिए 9 जो है वो एक भाज्य संख्या है और 7 एक अभाज्य संख्या है। अगर बात की जाए यहाँ पे एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, और एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला टॉपिक आज का हमारा है भाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका चौथा चैप्टर शुरू हो चुका है। लगभग मैथ का आधा सिलेबस आपका फिनिश हो गया है, ध्यान रखिएगा। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मैथ्स में कुल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से चौथा चैप्टर आपका चल रहा है। चौथा चैप्टर आपका कल के क्लास में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए मैथ्स की, तो अभी जो अगला चैप्टर है 5वां, वो अर्थमेटिक से संबंधित होगा। उसमें परसेंटेज की बात की गई है, प्रतिशत की बात की गई है। उसके बाद 5वें चैप्टर के बाद आपका अर्थमेटिक ख़त्म हो जाएगा। फिर वहाँ से आपका बिंदु, रेखा, पॉइंट और जो आपके सारिणी वगैरह है उस पर बात होगी। तो यहाँ पे पहला जो आज का टॉपिक है वो है भाज्य संख्या है। भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम। प्राइम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे भाज्य, और कंपोजिट यानी कि अभाज्य, एंड एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का क्या अर्थ होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं। 2 का मतलब क्या है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 7, तो 7 के केवल 2 ही विभाजक होंगे ना। 1 से अगर 7 में भाग दिया जाए तो ये चला जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे चला जाएगा 7 बार। अगर हम 7 में 7 का ही भाग दें तो चला जाएगा कि नहीं, 1 बार चला जाएगा। इसके अलावा क्या कोई और ऐसी संख्या है जिसका 7 में भाग चला जाए, तो आप कहेंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 7 में चला जाए। तो इसीलिए क्या होगा, 7 के केवल 2 ही फैक्टर हैं यहाँ पर। वे संख्याएं जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं, 1 तथा स्वयं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 7 में या तो 7 से भाग जा रहा है या तो 1 से जा रहा है। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं। 2 से अधिक का मतलब क्या हुआ, एक तो 1 और एक स्वयं, 2 तो यही हो गया। 2 से अधिक का मतलब 3 कम से कम, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे 7 का आपने एग्जाम्पल लिया था, तो भाज्य में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 का। 8 का एग्जाम्पल लिया हमने। अब देखिए क्या 8 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 आएगा। क्या हम 8 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 8 आएगा। अब 8 को डिवाइड करने की अगर बात की जाए तो क्या हम 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 आएगा। 8 को क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 8 का एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा ये फैक्टर हो गया, तीसरा ये फैक्टर हो गया, चौथा ये फैक्टर हो गया।
8 के कम से कम 4 फैक्टर हो गए यहाँ पे। तो भाज्य संख्याएं क्या हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, और अभाज्य संख्या भी है जिनके 2 ही फैक्टर हों। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से केवल कटती हों वो अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी और भी संख्या से पूरी पूरी कट जाती हों उन्हें हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल है यहाँ पर 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 की अगर बात की जाए तो 2 में केवल 2 से भाग जाएगा, या फिर 2 में केवल 1 से भाग जाएगा, और किसी संख्या से 2 में भाग नहीं जाएगा। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, 2 को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इंपॉर्टेंट इसको समझ लीजिए, 2 सम संख्या है कि विषम है? तो आप कहेंगे 2 जो है सम संख्या, 2 एक इवन नंबर है। ठीक है, 2 क्या है? 2 इज अ इवन नंबर। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए भाज्य संख्या की तो बताइए 2 भाज्य है कि अभाज्य है? तो आप कहेंगे अभाज्य है। 2 इवन है, लेकिन इवन होने के बावजूद क्या है? अभाज्य है। तो यहाँ पे इसको आप स्पेशली याद रखिएगा। 3 में भी 3 और 1 के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 भी अभाज्य है। 5 में भी 5 और 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 5 भी अभाज्य है। 7 में भी 7 और 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 7 भी अभाज्य है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए भाज्य की कंपोजिट नंबर की, तो इसको देखिएगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो 4 में एक तो 4 से चला जाएगा, 4 में 1 से चला जाएगा, और 4 में 2 से भी चला जाएगा। यानी कि 4 में 1 और 4 के अलावा 2 से भी जा रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या। 6 में 6 और 1 के अलावा, 6 में 6 से भाग जाएगा, 6 में 1 से भाग जाएगा, और इसके अलावा 6 में 2 से भी भाग दिया जा सकता है, 3 से भी दिया जा सकता है, इसलिए 6 भी क्या हो गई? यहाँ पर भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह 8 हो जाएगा, इसी तरह 9 हो जाएगा। 9 में 9 से भी भाग चला जाएगा, 9 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 9 में 3 से भी भाग चला जाएगा, इसलिए 9 क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो आते हैं उनमें प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 to 100 कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक? बताएंगे क्या आप? चलिए, तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आप इसको निकाल भी सकते हैं, कॉपी पे लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो कॉपी पे लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा पेपर में तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि 25 ऐसी संख्याएँ हैं जो कि आपकी अभाज्य संख्याएँ 1 से लेकर के 100 तक। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, संख्या 7 भाज्य है अथवा अभाज्य, यानी कि 7 जो है उसमें 7 और 1 के अलावा किसी और का भाग जाएगा कि नहीं, ये पूछा है। तो 7 में हम देके देखते हैं, एक तो 7 में 7 का भाग चला जाएगा, दूसरा 7 में 1 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 में 1 का भाग जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो किसी और संख्या से 7 में भाग नहीं जाएगा। जैसे 7 में हम अगर 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 2 3 6, तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 7 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 दूनी 6 पॉइंट में आ जाएगा। 7 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, 6 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 में केवल या तो 7 से भाग जाएगा या तो 1 से जाएगा। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद से भाग जाए या तो 1 से भाग जाए, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसीलिए क्या है, 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, 12 को 1 2 3 4 6 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, ये पूछा है इसने। इसके पूछने का मतलब है कि क्या, यहाँ पे क्या लगाना भूल गया है, क्या 12 को 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए ज़रा, 12 को 1 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, 12 को जब 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 12 को जब 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 12 को जब 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 12 को जब 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 12 को जब 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 1 2 3 4 6 से ये कट सकती है? तो बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अतः 12 एक भाज्य संख्या है। सिंपल सी बात है। ये सब चीज़ें आप जो है क्लास 5 6 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से वही आपको रिवाइज कराया जा रहा है। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, 1 से 14 तक संख्याओं का भाज्य एवं अभाज्य में वर्गीकरण कीजिए। इसके कहने का मतलब है कि 1 से 14 तक की जो गिनती है, जो संख्या 1 से 14 तक की है,
उसमें कौन कौन सी संख्या भाज्य है और कौन कौन सी अभाज्य है, ठीक है, इसको आप बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं, हम 1 से 14 तक लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 तक लिखा हुआ है, 1 से 14 तक। अब देखिए इसमें कौन कौन सी भाज्य है, कौन कौन सी अभाज्य। तो अगर वन की बात की जाए, एक की बात की जाए, तो एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य है, एक को किसी में भी शामिल नहीं किया जाता, स्पेशल है ये। अगर आपसे पूछा जाए एक अभाज्य है, आप कहेंगे नहीं। एक भाज्य है, आप कहेंगे नहीं। एक सम संख्या है कि विषम है, तब आप कहेंगे कि एक जो है ये विषम है, सम नहीं है। एक क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, इसको याद रखेंगे। अब अगर बात की जाए यहाँ पर 2 की, तो 2 को आप देखिएगा, 2 में केवल या तो 1 से भाग जा रहा है 2 में, या तो 1 से, या तो 2 में 2 से जा रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं जाएगा, इसीलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 में या तो 1 से भाग जाएगा 3 में, या तो 3 से जाएगा, इसीलिए 3 भी अभाज्य है। 4 में 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, यानी कि यहाँ पर कम से कम 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे भाग जाएगा, इसीलिए भाज्य हो गई। हमने क्या कहा, भाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, और अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हों। तो आप देखिए 2 और 3 के केवल 2 ही फैक्टर थे, इसके 3 हो गए। 5 के फिर से 1 और 5 से ही जाएगा, अभाज्य हो जाएगी। 6 के 1 2 3 6 4 फैक्टर हो गए, तो ये आपकी भाज्य हो जाएगी, ठीक है। जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो भाज्य होंगी। तो 7 के 2 हैं इसीलिए भाज्य, 8 के 3 हैं इसीलिए भाज्य, 9 के 3 हैं इसीलिए भाज्य, 10 के 4 हैं इसलिए भाज्य, 11 के 2 हैं इसलिए अभाज्य हो जाएगी, 12 के 6 हैं इसलिए भाज्य हो जाएगी, 13 के 2 इसलिए अभाज्य, 14 के 4 इसलिए भाज्य। बात कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा उम्मीद है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है 20 से 29 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 20 से 29 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही उसी तरह का फिर से कॉन्सेप्ट है ये। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये हमने संख्याएं लिख ली। अब हम देखेंगे इनके कितने फैक्टर हैं। जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो संख्या क्या होगी, वो संख्या भाज्य हो जाएगी। और जिस संख्या के 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम, 2 से कम तो होता नहीं है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम, जिस संख्या के मैक्सिमम 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे, वो संख्या क्या होगी, अभाज्य हो जाएगी। जैसे कि 20 अगर देखा जाए तो 20 में 1 का भाग चला जाएगा, 20 में 2 का चला जाएगा, 20 में 4 का, 20 में 5 का, यानी कि 20 के 4 फैक्टर हो गए, इसीलिए 20 क्या है, भाज्य संख्या है। 21 में 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 7 का जाएगा, यानी 21 में भी 3 फैक्टर हो गए, इसलिए 21 भी क्या हो गई, यहाँ पर भाज्य संख्या हो गई। 22 को अगर देखा जाए तो 22 में 1 से भाग जाएगा, 22 से जाएगा, 2 से जाएगा, 11 से जाएगा, इसलिए 22 भी क्या हो गई, भाज्य हो गई, इसके 4 फैक्टर हो गए। 23 में केवल 1 से भाग जाएगा और 23 से जाएगा, 23 में केवल 2 ही संख्याओं से भाग जा सकता है, या तो 1 से या 23 से, इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 24 में 4 से, 6 से, 1 से, 2 से, 12 से, 3 से, 8 से भाग जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। 25 में 1 से जाएगा, 25 से जाएगा, 5 से जाएगा, ये भाज्य हो गई। 26 में 1 से जाएगा, 26 से जाएगा, 2 से जाएगा, 13 से जाएगा, ये भी आपकी भाज्य हो गई। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ देख लेना है कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं से ही भाग जाता हो पूरा पूरा, वो अभाज्य है। और ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी, कम से कम किसी और संख्या से भी भाग पूरा पूरा चला जाए, वो भाज्य संख्या है, ठीक है। अब आप इसको चेक करते रहिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। संख्या 13 भाज्य है अथवा अभाज्य, यहाँ पे देखिए। तो 13 में किससे किससे भाग जाएगा ये चेक करेंगे। क्या 13 में 1 से भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा 13 बार। क्या 13 में 13 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा 1 बार, ठीक है। अब अगर बात की जाए क्या 13 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए 2 छंग 12, 6.5 आ गया, पॉइंट नहीं आना चाहिए था। 13 में क्या 3 से भाग जाएगा, 3 चौके 12, बचा 1, हो गया 10, 3 तिया 9, ये भी पॉइंट में आ गया, तो 3 से विभाजित नहीं होगी। क्या 13 में 4 से भाग जाएगा, तो 4 तिया 12, बचा 1, हो गया 10, 4 दूनी 8, ये भी पॉइंट आ गया। क्या 13 में 5 से भाग जाएगा, तो 5 दूनी 10,
बचा 3 हो गया, 30 5 36, यहाँ भी पॉइंट आ गया। यानी कि 13 ऐसी संख्या है जिसमें या तो 13 से भाग जा रहा है या तो 1 से भाग जा रहा है। इसके अलावा बाकी किसी और संख्या से 13 में पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा है, इसीलिए 13 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य, क्योंकि इसमें 1 और 13 के अलावा किसी भी संख्या से पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। अगला देखिएगा, 24 को 1 2 4 6 और 24 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो 24 को हम देखते हैं, क्या 24 को 1 से विभाजित किया जा सकता है? बिल्कुल, 24 आ जाएगा। क्या 24 को 2 से विभाजित किया जा सकता है? बिल्कुल, 12 आ जाएगा। क्या 24 को 4 से किया जा सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या 24 को 6 से किया जा सकता है? 24 को 6 से, तो बिल्कुल यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्या 24 को 24 से ही किया जा सकता है? बिल्कुल यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या है? 12 एक भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 12 एक भाज्य संख्या है, फर्जी का है ये। क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और दे रहा है। बाकी आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगला है 40 से 44 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 40 से 44 तक, तो अभी क्या है कि आपको इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। 40 को देखिएगा, 40 में 1 से भाग जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा। क्या 40 में 40 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या 40 में एक और 40 के अलावा किसी और से भाग जाएगा? तो इतना तो आप पहाड़ा सीख ही गए हैं कि 40 में तो 2 से भी भाग जाएगा। 2 से हम 40 में भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। 40 में तो 10 से भी भाग जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि 40 में एक और 40 के अलावा 10 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, इसीलिए 40 भाज्य हो गई। 41 में एक और 41 के अलावा किसी और से भागा ही नहीं जाएगा, इसीलिए ये अभाज्य हो गई। 42 में 1 से भी जा रहा है, 42 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 21 से भी, 6 से भी, 7 से भी, तो ये भाज्य संख्या हो गई। 43 में केवल 1 से जा रहा है, 43 से जा रहा है, इसीलिए ये अभाज्य हो गई। 44 में 1 से भी जाएगा, 44 से भी, 2 से भी, 22 से भी, 4 से भी, 11 से भी, ये भी क्या हो गई? भाज्य हो गई। तो चलिए अब यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपका भाज्य और अभाज्य का आपको समझ में आ गया। आपका आधा चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत ही आसान है, देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य क्या है। तो आपने क्या समझा? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें खुद और एक के अलावा, भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं? जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए, वो आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। और वहीं अगर बात की जाए कि स्वयं और एक से ही केवल भाग जाए, तो वही आपकी क्या हो जाएगी? स्वयं और एक से केवल जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? केवल स्वयं से और एक से जाएगा, तो ये हो जाएगी अभाज्य। समझ में आ गया? बिल्कुल आपको आ गया है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देखिए, लघुत्तम समापवर्त, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसका मतलब होता है, इसको ज़रा हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एलसीएम का क्या मतलब है, इसको ज़रा हम देखते हैं। वह है छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। आपसे पूछा गया कि 2 3 4 का एलसीएम बताइए। तो यहाँ पे 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का ही भाग चला जाए। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे 2 3 4 ऐसे। इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। 3 को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 3 1, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यानी कि 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब हुआ ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है, तो आप बताइएगा कि जो 12 है, ये संख्या जो हमने यहाँ पे 12 लिखी है, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और ये छोटी से छोटी संख्या है। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 2 3 और 4 तीनों से भाग चला जाए। जैसे 12 से छोटी मान लो 11 लेके देखो,
तो 11 में क्या 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। 10 लिया आपने तो 10 में 2 से तो चला जाएगा, लेकिन 3 और 4 से नहीं जाएगा। फिर आपने 9 लिया तो 9 में 3 से तो चला गया, लेकिन 2 और 4 से नहीं गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2, 3 और 4 तीनों से ही भाग चला जाएगा। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिस छोटी से छोटी संख्या से, चलिए इसमें जो है ना थोड़ा सा गलत सलत लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, ये लाइन काट दीजिए, गलत लिख गया है यहाँ पे, किताब में ही गलत लिखा है, इसको ध्यान ही मत दीजिएगा। अब देखिए, लघुत्तम समापवर्त को संक्षिप्त रूप में ला सा लिखते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइनें कटी हैं, इनको हम लाल से कर देते हैं, ये फर्जी में आप पढ़ेंगे और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, उल्टा पुल्टा लिख दिया है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, देखिएगा 4, 6, 8 के समापवर्त 24, 48, 72, 96 इत्यादि में 24 सबसे छोटा समापवर्त है। अतः 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त 24 है। ठीक है, इसको पढ़ना नहीं है, जो रेड वाला है ना, इसको नहीं पढ़ना, फालतू का कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा। लिखा वही है घुमा फिरा के, लेकिन यहाँ पे अलग वे में लिख दिया है थोड़ा सा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पे लिखा है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। अब एलसीएम को निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, फैक्टोरिफिकेशन। दूसरा होता है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। 2 यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, गुणनखंड और एक भाग। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो इस विधि में कैसे एलसीएम निकाला जाता है इसको ज़रा समझिए। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए हम एक संख्या ले लें 6, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? आपने कहा 2 और 3, क्योंकि 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने एक संख्या ले ली यहाँ पे, मान लीजिए 12, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 भी होंगे और 3 भी होंगे। लेकिन क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? आपने कहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 3 तो अभाज्य है, लेकिन 2 यहाँ पे 4 अभाज्य नहीं है। 4 को अभी भी 2 से कट किया जा सकता है। तो इसीलिए 12 का फैक्टर करते समय हमें अभाज्य गुणनखंड में चेंज करना है। कैसे करना है? तो 12 को हमें लिखना चाहिए था 2 × 2 × 3। ठीक है, अब बताइए क्या 2 में ये अभाज्य है कि भाज्य है? तो 2 अभाज्य होता है, फिर 2 अभाज्य, फिर 3 अभाज्य। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हम उस लेवल तक गुणनखंड करते जाएं कि जिसके बाद उसमें फिर कोई भी गुंजाइश ना हो, वो कटे ना फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 में गुंजाइश थी ना, ये 2 से कट जाता, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? 12 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे होगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे नहीं होगा। हालांकि गुणनखंड ये भी, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिख देंगे। अधिकतम घात का मतलब क्या है? जैसे 12 है तो 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, यही अधिकतम घात हो गया, और 3 की पावर 1 हो गया। ठीक है, ये 12 का गुणनखंड हो गया। लिखते हैं अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनखंड लघुत्तम समापवर्त होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि 8, 12 और 20 का एलसीएम आपको निकालना है। 8 का, 12 का और 20 का। अब 8 के गुणनखंड करिए, तो 8 का इन्होंने गुणनखंड किया 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर है 12, तो 12 का आपने अभी देखा था 2 × 2 × 3, 2 की पावर 2 × 3। फिर 20, तो 20 का क्या है? 2 × 2 × 5, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए अधिकतम पावर वाला, तो यहाँ पे अधिकतम पावर वाला क्या है? अधिकतम पावर वाला है आपका 2 पे पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये है 2 की अधिकतम पावर वाला। कहाँ मिल गया हमको? यहाँ मिल गया 2 की पावर 3।
3 की अधिकतम पावर वाला ये है, इसके अलावा और कोई 3 है नहीं। 5 की अधिकतम पावर वाला ये और कोई है नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो इनका जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 1 को 3 और 5 की पावर 1 को 5। 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 120। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में आएगा, और भी आप करेंगे तो आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 8, 16, 40 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 8 का हम फैक्टर कर लेंगे। 8 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जैसे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, ऐसे होता है, जितनी बार है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे क्या 2 की पावर 3 हो गया। फिर लिख दिया इन्होंने 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 की पावर 4। फिर हो गया 40, तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40। तो यहाँ पे 2 है 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब आपसे कहा गया कि ज़्यादा पावर वाले को उठाना है, तो 2 की पावर 3 ज़्यादा है कि 2 की पावर 4 ज़्यादा है कि 2 की पावर 3? तो आपने कहा इसमें 2 की पावर 4 ज़्यादा है, तो ज़्यादा पावर वाले को उठाना था, इसलिए 2 की पावर 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 1 है, इसके अलावा 5 की पावर इससे ज़्यादा है ही नहीं कोई, तो इसलिए 5 की पावर 1 ही लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। बताइए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। आंसर आपका हो गया 80। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आया होगा। अगला एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे दिया है 10, 12 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए 10 का आप फैक्टर करिए तो आ गया 2 और 5। फिर 12 का करिए तो 2 इंटू 3, तो 2 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। 24 का करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आ गया, 2 की पावर 3 लिख दिया। फिर 3 एक ही बार आया, 3 की पावर 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ज़रा कि इसमें 2 की पावर यहाँ पे 1 है, ये बड़ा है कि 2 की पावर 2 है, ये बड़ा है कि 2 की पावर 3 बड़ा है। तो आपने कहा 2 की पावर 3 बड़ा है, इसीलिए हमने 2 की पावर 3 को इधर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 1 है, क्या कहीं 5 की पावर 2 भी है? नहीं, तो 5 की पावर 1 ही है मैक्सिमम, इसीलिए हमने 5 की पावर 1 लिख दिया। फिर देखिए 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, क्या कहीं 3 की पावर 1 से ज़्यादा है? नहीं, तो इसलिए हमने 3 की पावर 1 ही लिख दिया। ठीक है, अब इसको ज़रा आप सॉल्व कर लीजिए। तो लिखिए 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40 दिया 120, इसका आंसर आ गया। अब तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 10 आप अपने से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया है। अब इसमें अगला तरीका बताया गया भाग विधि। किसकी भाग विधि है ये? एलसीएम निकालने की भाग विधि। एलसीएम भाग विधि किसकी? एलसीएम निकालने की भाग विधि। अब यहाँ पे भाग विधि में क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मली निकालते हैं भाग विधि में, अभी हम फैक्टर कर रहे थे भाग विधि, तो इसमें सीधा सीधा क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम सभी संख्याओं को कॉमा लगाकर पंक्तिबद्ध करते हैं। जैसे हमें दिया गया 12, 15 और 18, तो सबसे पहले हम इनको ऐसे लिख लेंगे 12, 15, 18, पंक्तिबद्ध कर दिया कॉमा लगा के। ठीक है, तथा बारी बारी से 2, 3, 4 से भाग देते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू कर देते हैं हम। सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग देते हैं। 2 से देंगे तो क्या होगा, 2 का 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 15 में तो 2 का जाएगा नहीं, 18 में 9 बार जाएगा। ठीक है, जब किसी संख्या में भाग न जाए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे 15 में नहीं गया तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया कि नहीं, लिख देते हैं। अगले क्रम में उसके भाजक से गुणा देते हैं, जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाए तब सभी भाजकों को आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, समझिए। जैसे अभी अब 2 से फिर से देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 तिहाई 6, 15 में फिर नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। अब 3 से देंगे तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे तो 1 5 में जाएगा नहीं, फिर 3 1 हो जाएगा।
फिर 5 से देंगे 1 1 1। हमने कब तक भाग दिया? जब तक कि यहाँ पर आपको 1 1 1 नहीं मिल गया। जब तक आपको यहाँ पर 1 1 1 ना मिल जाए तब तक आप भाग देते रहिएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे 1 1 1 मिल गया तो हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा आपस में कर देंगे। ठीक है, इन सब का गुणा आपस में करेंगे। तो करिए ज़रा इन सब का गुणा आपस में। यहाँ पे देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90 दूनी 180। ये इसका क्या आ गया? LCM आपका आ गया। LCM आया कि नहीं आया? सबसे पहले हम इनको क्रम से लिख लेंगे, लाइन से लिखेंगे, बीच में कॉमा लगा के। फिर सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देना शुरू करेंगे। जब तक कि 2 से भाग इसमें जाना बंद ना हो जाए तब तक 2 से देते रहेंगे। फिर हम 3 से भाग देना शुरू करेंगे, जब तक 3 से जाना ना बंद हो जाए। फिर हम 5 से भाग देंगे, यानी कि हम इसमें तब तक भाग देंगे जब तक यहाँ 1 1 1 ना मिल जाए। जब हमें 1 1 1 मिल जाएगा तो इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, वही आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। ये देखिए, ये अलग अलग तरीका है। वो था फैक्टर करने का तरीका, वो भी LCM निकालने का ही तरीका था, और ये भाग देने के तरीके से LCM निकालना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको संख्या दी गई है 56, 70, 84, ये संख्या आपको दी गई है। तो यहाँ पे इसको हमने पहले क्रम से लिख लिया, इसके बीच में कॉमा लगा लिया। अब इसमें 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे तो 56 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा? 28। 28 दूनी 56 होता है। 70 में देंगे, ये 35 आएगा, 2 का भाग देंगे। 84 में देंगे, 42 आएगा। फिर इसमें हम फिर से 2 का भाग देंगे, तो 28 में 2 का भाग देंगे तो 14 आ जाएगा। 35 में 2 का भाग जाएगा नहीं, ऐसे लिख दिया। 41 में 2 का भाग देंगे, 21 आ जाएगा। फिर 2 से आप भाग दीजिए, 2 से 14 में आप देंगे तो 7 आ जाएगा। 35 में 2 का भाग जाएगा ही नहीं, 21 में 2 का भाग जाएगा ही नहीं। अब आप 3 से देंगे, 3 से देंगे तो 3 का भाग 7 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख दिया। 3 का भाग 35 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख दिया। 3 का भाग 21 में जाएगा, 7 बार कर दिया। अब हम 4 से तो देने का कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि हम 2 से पहले ही दे चुके हैं। 5 से देंगे, 5 का भाग 7 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख दिया। 5 का भाग 35 में 7 बार जाएगा, ऐसे लिख दिया। और 7 में 5 का भाग जाएगा नहीं, ऐसे लिख दिया। फिर हम 7 से देंगे, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7 हो गया। तीनों में 1 1 आ गया, बस हमारा काम खत्म। अब हम इन सबको आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 हो गया। अब देखिए 7 बना 35 और 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 दूनी 840। तो यहाँ पे क्या आ गया? 840 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 30 और 40 से अलग अलग भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। ये कहना चाह रहा है, छोटी से छोटी संख्या ऐसी पूछ रहा है जिसमें कि हम 15, 20 और 30, 40 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। तो पहले तो आप इसको 8 वाले को भूल जाइए। ठीक है, यहाँ तक कि आप सवाल समझिए। हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को बोला है ना, तो इसलिए हम LCM लेंगे। छोटी से छोटी जब संख्या ज्ञात की जाती है तो हम उसका LCM लेते हैं। तो 15, 20, 30 और 40, इसका ज़रा LCM लीजिए। इसका जब LCM लेंगे 2 से भाग देंगे, 15 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख देंगे। 20 में 10 बार जाएगा, 30 में 15 बार जाएगा, 40 में 20 बार जाएगा। फिर से देंगे, 15 में जाएगा नहीं, 10 में 5 बार जाएगा, फिर 15 में नहीं जाएगा, फिर 20 में 10 बार जाएगा। फिर से देंगे, 15 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं, 10 में 5 बार जाएगा। अब देंगे 3 से, तो 15 में जाएगा 3 बार, 5 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा 3 बार, 15 में जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 में जाएगा नहीं, फिर इस 15 में भी जाएगा 5 बार और इस 5 में जाएगा नहीं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम देंगे 5 से, तो 5 से देंगे तो 5, 1, 1, 1, 1, 1 आ गया, बस ख़त्म, यही ख़त्म।
अब इसके बाद इनका आपस में हम गुणा करेंगे, इनका आपस में गुणा करिए तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 × 3, चलिए उल्टा नहीं लिखते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ऐसे। तो 5 × 15, 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, कितना आ गया 120। यानी 120 ऐसी संख्या आ गई जिसमें 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 से भी भाग चला जाएगा, जिसमें 20 से भी भाग चला जाएगा, 30 से भी और 40 से भी। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप 15 से भाग दीजिए, 120 में चला जाएगा ना, 15 × 8 = 120। इसमें 20 से भाग दीजिए 120 में तो 20 छक्का 120। इसमें 30 से भाग दीजिए 120 में, 30 चक्कू 120। इसमें 40 से भाग दीजिए 120 में, 40 × 120। चला गया कि नहीं चला गया? तो यहाँ पर छोटी से छोटी ऐसी संख्या में मिल गई जिसमें कि 15, 20, 30 और 40 से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि 8 शेष बचना चाहिए था। तो 120 में जब पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, अगर 8 शेष बचाना है तो इसमें 8 हम जोड़ दें, 128 कर दें। ठीक है, 8 जोड़ दिया, आ गया 128। अब बताइए 128 में अगर हम 15 से भाग दें तो 15 × 8 = 120 हो जाएगा और इसमें 8 आपका शेष बच जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 आपका शेष बच जाएगा। अगर हम 128 में 20 से भाग दें तो 20 छक्का 120, 6 बार तो पूरा चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 क्या होगा? शेष बच जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हम इसमें 8 जोड़ दिए हैं, इसीलिए सवाल सही हो जाएगा। अब इसमें दिया कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अनुपात बड़ा का मतलब क्या हुआ? जैसे लिखा है 2:3, 5:8। तो यहाँ पे जब लिखा जाता है 2:3 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2/3। यहाँ पे लिखा हुआ है 5:8, इसको हम लिख सकते हैं 5/8। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि 2/3 और 5/8 में कौन सा बड़ा है। तो आप ज़रा हमें बताइएगा कि अभी आपको हमने जब भिन्न पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे आपने देखा था कि बड़ा अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, हम कैसे पता करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले इसका जो ये नीचे का हर होता है, ये इसको हम बराबर करते हैं। इसको क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा एलसीएम 3 और 8 का। तो 3 हमें हर बराबर करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 3 का और 8 का ले लेंगे एलसीएम। इसका जब एलसीएम लेंगे 2 से भाग देना पड़ेगा, और 2 से भाग देंगे तो 3 में जाएगा नहीं, 3 को ऐसे लिख देंगे, 8 में जाएगा 4 बार। 2 से भाग देंगे 3 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख देंगे, 4 में जाएगा 2 बार। 2 से भाग देंगे 3 में जाएगा नहीं, ऐसे लिख देंगे, और 2 में जाएगा 1 बार। फिर यहाँ से 3 में देंगे, ये आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कितना आ गया? एलसीएम आ गया इसका 24। अब हमें नीचे बराबर करना है। 5/8 में हमें नीचे 8 की जगह चाहिए 24। तो 8 की जगह 24 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8 में 3 का गुणा कर दो, आपको 24 मिल जाएगा। जब आप नीचे गुणा कर रहे हो 3 का, तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 15/24 आ जाएगा। ऐसे ही सेम चीज़ आप जो है इसमें भी करेंगे। 5/8 में कर लिया, 2/3 में। अब 2/3 को यहाँ पे लिखिए, नीचे हमें चाहिए 3 की जगह 24, तो इसलिए हम 3 में किसका गुणा कर देंगे? 8 का। नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ये भिन्न का नियम होता है। तो इसलिए ऊपर आ जाएगा 8 दूनी 16, नीचे आ जाएगा 8 24। अब बताइए आपके पास संख्या आ गई 15/24 और 16/24। ठीक है, 15/24 आ गया आपका 5/8 की जगह, और 16/24 आ गया 2/3 की जगह। अब बताइए 2/3 बड़ा है कि 5/8? तो आप कहेंगे 15/24 और 16/24 में 16/24 बड़ा है, और 16/24 आया 2/3 का मान। इसीलिए 2/3 क्या हो गया? बड़ा हो गया 5/8 से। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। यहाँ पे लिखा भी है 5/8 से बड़ा क्या हो गया? 2/3। ठीक है, ये बड़ा का निशान है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी इसमें एक लेक्चर आपका और लगेगा, उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको करना क्या है कि मैथ्स की रेगुलर क्लास करनी है। मैथ की रेगुलर क्लास करने से आपके कई कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके डीएलएड के परीक्षा में तो काम आएंगे ही आएंगे, यहाँ तो आपको पास करा ही देंगे। इसके साथ साथ आप अन्य कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें भी बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता जिसमें मैथ ना पूछा जाए। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किया है,
और ना ही उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो या तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से या तो ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। अभी एग्ज़ाम आपका होने वाला हो या प्रैक्टिकल में हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो या हमें कोई आवश्यकता होगी आपके डॉक्यूमेंट की किसी की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी जानकारी। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद आपकी CDP की क्लास होगी 8 बजे, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा 8 बजे CDP की क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।